रिया को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति थोड़ा जल रहा है। वो शॉप पर गई और जब वहां ज्यादा कुछ करने को नहीं था, तो अपने हैंडक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। सुमन ने देखा कि रिया फिर से वही मिनिएचर ट्री बना रही है, तो पूछ बैठी, रिया, तू हर बार यही छोटा सा ट्री क्यों बना रही है? ये कोई ट्रेंडिंग आइटम है क्या? रिया ने अभी अभी एक पीस कंप्लीट किया था, तो थोड़ा आराम करने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ, मेरी ऑनलाइन सेल्स इन दिनों बहुत अच्छी चल रही हैं। सबसे ज्यादा डिमांड इसी ट्री की है, ऑर्डर्स की भरमार है। सुमन ने कहा, लगता है लोगों को तेरी और पूजा की स्टोरी से सहानुभूति हो गई होगी। शायद इसलिए तेरी ऑनलाइन शॉप को सपोर्ट कर रहे हैं। रिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा है। रॉयस ने तो सिर्फ मेरी बचपन की फोटो ही डाली थी, बाकी कोई पर्सनल डिटेल तो शेयर नहीं की। और उनका वो ट्वीट भी डिलीट हो चुका है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने शेयर किया था, उन्होंने भी हटा लिया। शायद वो लोग डर गए थे कि मामला उनके ऊपर ना आ गिरे। वैसे भी मिस्टर सिंह की वायरल न्यूज़ उस टाइम ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो मुझे टाइम मिल गया रिएक्ट करने का, वरना शायद लोग मेरी भी खुदाई कर देते। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उस ट्वीट की वजह से मेरी सेल्स बढ़ी होंगी। जैसे ही मिस्टर सिंह का नाम आया, सुमन का इंटरेस्ट बढ़ गया। वो रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे मेरी मौसी ने बताया कि मिस सोनम को इस बात से झटका लगा कि तेरी ट्रेंडिंग स्टोरी ने लोगों का ध्यान उनकी स्टोरी से भटका दिया। इसीलिए उन्होंने तेरी स्टोरी को दबाने की कोशिश की। रिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो हंसते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मिस सोनम ने मेरी मदद कर दी। अब तो मैं सच में उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। उम्मीद है वो जल्दी मिस्टर सिंह का दिल जीत लें। वो हंसते हुए बोली, वैसे वो मार्टिन ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं, पैसा पावर सब कुछ है उनके पास। वो पता कर ही लेंगी कि मिस्टर सिंह में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वैसे भी अच्छा हुआ कि हमारी वो मजाक वाली बातें किसी ने नहीं सुनी। अब तो दोबारा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुमन ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे हम तो बस गॉसिप कर रहे थे। वैसे भी मिस मार्टिन को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर सिंह में कोई प्रॉब्लम है या नहीं? उनके आसपास तो कोई लड़की दिखी नहीं, कौन जाने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सिंह और मिस मार्टिन का कुछ होगा। उनके फैमिली रिलेशन भी ठीक नहीं है। अगर दोनों ग्रुप्स कभी आमने सामने आ गए, तो मिस मार्टिन किसका साथ देंगी? सुमन ने बात साफ की, न सिंह फैमिली और न ही मार्टिन फैमिली इस रिश्ते को मंजूरी देंगे। लेकिन मिस मार्टिन वाकई में बोल्ड हैं, पब्लिकली मिस्टर सिंह को प्रपोज कर देना कोई आसान बात नहीं। मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। रिया ने थोड़ा ब्रेक लिया और फिर से मटेरियल निकाल कर नया ट्री बनाने लगी। वैसे भी ये सब उनकी जिंदगी है। हमारे जैसे लोग तो बस गॉसिप सुन सकते हैं, उसमें उलझने का कोई फायदा नहीं। रिया ने पूछा, तेरी मम्मी ने तेरे लिए फिर से कोई रिश्ता देखा क्या? फिलहाल नहीं। शायद मेरी मौसी ने कुछ बोला हो, लेकिन मुझे लगता है वो जल्दी ही फिर से किसी डिनर पार्टी में बुला लेंगी। रिया ने फटाक से मना कर दिया, मुझे मत घसीटना उन पार्टीज में। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। वो जानती थी कि हाई सोसाइटी में जाने से उसे डर नहीं लगता, बस वो माहौल उसे पसंद नहीं। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, वहाँ इतना टेस्टी खाना मिलता है। चल न, पेट भर के खाएंगे। रिया बोली, मैं अपने पैसों से खुद खाना खा सकती हूँ। सुमन ने हंसते हुए कहा, खाना तो तू खा लेती है, लेकिन इतना महंगा खाना। तू तो हर पैसे जोड़ रही है घर खरीदने के लिए। बात सीधे दिल पे लगी। रिया चुप हो गई। सुमन ने दोस्ताना अंदाज में कहा, रिया, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छा खाना, अच्छा माहौल, सब कुछ शेयर करना चाहिए। तय हो गया, अगली बार अगर मेरी मौसी ने बुलाया, तो मैं कहूंगी तू भी चलेगी। इस बहाने हमें हाई सोसाइटी के लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। रिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही बाहर से चीकू की आवाज आई, आंटी रिया। सुमन और रिया की बातचीत बीच में ही रुक गई जब उन्होंने देखा कि पूजा और चीकू अंदर आ रहे हैं। रिया ने तुरंत काम रोक दिया, काउंटर के चारों तरफ घूमकर उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन सुमन तो पहले ही चीकू को गोद में उठाकर उसे चूमने और खेलने लगी थी। उसने चीकू को हवा में उछाला, जिससे वो खिलखिलाकर हंसने लगा। पूजा, तू यहाँ कैसे? रिया ने हैरानी से पूछा।
सुबह के 10 बज चुके थे। आमतौर पर इस वक्त पूजा घर पर लंच की तैयारी में लगी रहती। पूजा ने टोपी उतारी, माथे का पसीना पोंछा और बोली, घर पर बोर हो रही थी, तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। वैसे भी चीकू जिद कर रहा था कि मासी से मिलना है। नवंबर आने वाला है, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई, पूजा ने थकान भरे अंदाज में कहा। मनाली में पतझड़ भी गर्मियों जैसा लगता था, और सर्दियां भी ज्यादा ठंड नहीं होती। सिर्फ सुबह और शाम थोड़ा ठंडा रहता था, वरना दिन में तेज धूप और गर्मी बनी रहती थी। रिया ने पूछा, अब तक 10 बज चुके हैं, खाना नहीं बनाना क्या तुझे? उसका मतलब ये नहीं था कि पूजा को अपने पति के लिए खाना बनाना ही चाहिए, बस टाइम देखकर पूछा। पूजा ने जवाब दिया, चीकू को मैंने पहले ही खाना खिला दिया है और उसका दूध भी साथ लाई हूँ। वो यही खेल सकता है दोपहर तक। हम बाद में कुछ ऑर्डर कर लेंगे या फिर मैं मार्केट से कुछ लेकर आ जाऊंगी और तुम्हारी छोटी सी किचन में बना लूंगी। जहां तक बात है उसके तेरे जीजा की, उसके लिए मैंने पास्ता मेजर करके पानी उबालने को रख दिया है। सब्जियां भी धोकर रख दी हैं। चाहे उबाल ले या फ्राई कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुमन ने सुनकर हंसते हुए कहा, पूजा, ये तो आधा काम करने वाली बात हो गई। पूजा मुस्कुराई, जब सब कुछ आधा आधा करना है, तो घर का काम भी आधा होना चाहिए। खर्चे बांटे जा रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बांटनी चाहिए। अगर सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर उस सिस्टम का क्या फायदा? पति के बर्ताव से दुखी होकर अब पूजा ने ठान लिया था कि वो अब झुकने वाली नहीं है। 3 साल की शादी में उसने काफी कुर्बानियां दी, जॉब छोड़ी, बेटी को पाला, अपना फिगर तक खो दिया, और बदले में मिला सिर्फ तिरस्कार। अब और नहीं। अगर वो अब भी आवाज नहीं उठाती, तो उसके पति को लगता रहता कि वो कुछ भी सह लेगी। रिया और सुमन दोनों ने पूजा को थम्स अप दिखाया। उन्हें लगा कि वो एकदम सही कर रही है। जब हस्बैंड ही सब आधा आधा करना चाहता है, तो फिर उसे भी उसी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। सुमन ने कहा, अमित पहले कितना अच्छा था तेरे साथ। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है, ये सब देख के तो शौक लगता है। शादी वाकई प्यार की जगह कब्रिस्तान बन जाती है। जो सिंगल हैं, वो शादी करना चाहते हैं, और जो शादीशुदा हैं, वो आजादी। सुमन ने तय कर लिया कि वो अभी शादी नहीं करेगी, पहले कुछ साल और आजादी से जाएगी। पूजा ने नाराजगी से कहा, ये सब सास और नंद का किया धरा है। वो ही उसके कान भरती रहती हैं, और वो आंख बंद करके उन पर भरोसा करता है। मैंने सिद्धार्थ और रिया के दिए हुए सारे गिफ्ट्स गुस्से में अपने कमरे में रख दिए थे। ये गोंग डच वाला मामला मुझे बहुत चुभ गया था, पूजा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रिया ने छोटी सी किचन की फ्रिज से फल निकाल कर धोए और पूजा को दिए। सुमन ने भी एक ग्लास गुनगुना पानी लाकर उसे थमाया। पूजा ने कुछ घूंट पानी पिया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात शेयर करने लगी। वो आज यूं ही नहीं आई थी, उसका मन बहुत भरा हुआ था और उसे किसी से बात करनी थी। अगर उसने खुद को खाली नहीं किया होता, तो शायद वो डिप्रेशन में चली जाती। उसे सुमन पर भरोसा था क्योंकि वो सालों से जानती थी कि सुमन बातें बाहर नहीं फैलाती। पूजा ने कहा, अगले दिन जब मैं उठी, तो देखा कि अमित ने अपने मम्मी पापा और बहन को विदा कर दिया था। मुझे अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले वो लोग मेरे सारे गिफ्ट्स उठा ले गए। यहाँ तक कि उसकी बहन चीकू के कुछ टॉयज भी उठा ले गई। मैं तो फट पड़ी गुस्से से, लेकिन अमित ने कहा कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने अपनी बहन को दे दिए। मतलब उसकी बहन को जरूरत है। वो और उसका पति अच्छी जॉब करते हैं, उनके पास सब कुछ है, फिर भी अमित हर महीने अपने पेरेंट्स को पैसे भेजता है ताकि वो लोग अपनी बेटी और उसके बच्चों को सपोर्ट कर सकें। अगर वो सिंगल होती, या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो जो मर्जी करता, लेकिन अब उसका अपना घर है, बेटा है, लोन है, फिर भी वो अपनी सैलरी ऐसे उड़ाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अमित अपनी फैमिली की सच्चाई जानते हुए भी क्यों आंखें बंद कर लेता है। और वही जब बात उसकी बीवी की आती है, तो वो एक एक पैसे के लिए ताने मारता है। पूजा ने कहा कि उसके ससुराल वालों ने शादी से पहले एक्टिंग कर करके उसे धोखा दिया। सब अच्छे बने फिरते थे, लेकिन शादी, प्रेगनेंसी और बच्चे के बाद असली चेहरे दिखने लगे। माँ बाप का सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन बहन के पूरे घर का खर्चा क्यों उठाना? थोड़ा बहुत देना अलग बात है,
लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ तो सेव करे। ऊपर से मुझे बोलता है कि मैं खर्च ज्यादा करती हूँ और सब चीज आधी आधी करनी चाहिए। पूजा को अब पछतावा हो रहा था कि उसने जॉब छोड़ दी थी और हाउसवाइफ बन गई थी। जब किसी और पर डिपेंड होना पड़े तो खुद की वैल्यू भी कम लगने लगती है। लेकिन एक सुकून था, उसकी बहन अब भी उसके साथ खड़ी थी। सुमन भी हैरान थी। अक्सर माँ बाप बेटे से पैसे मांगते हैं, ये तो उल्टा है। यहाँ बेटा अपनी बहन की फैमिली चला रहा है, और वो भी तब जब बहन के पास सब कुछ है। रिया ने अपने भांजे को गोद में लेते हुए बहन से कहा, तू जॉब ढूंढना शुरू कर दे। चीकू की चिंता मत कर, मैं देख लूंगी दिन भर। अगर तू आगे जाकर डिवोर्स लेने का सोचती है तो अपनी इनकम होना बहुत जरूरी है, तभी तू बेटे की कस्टडी कॉन्फिडेंस से ले सकेगी। सुमन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे भी लग रहा था कि पूजा का डिवोर्स अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। पूजा ने अपने बेटे को देखा और कहा, थोड़ा टाइम और झेल लूंगी। नया साल आते ही चीकू का स्कूल शुरू कर देंगे, तू बस उसे स्कूल से पिक कर लिया करना। अब उसे जल्दी ही जॉब ढूंढनी थी। अगर पहली जैसी बड़ी पोजीशन न भी मिले तो भी उसके टैलेंट से एक अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगा। रिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने भांजे को प्यार से चूमा और पूछा, चीकू तुम्हें स्कूल जाना है क्या? नहीं, चीकू ने सीधा मना कर दिया। इस उम्र में उसे माँ से चिपके रहना ही पसंद था। रिया मुस्कुराए और अपनी बहन से बोली, तूने कोई स्कूल फाइनल किया है क्या? अगर कर लिया है तो चलो वीकेंड पर उसे वहां खेलने ले चलते हैं। जब जगह से उसे अपनापन लगेगा तो स्कूल जाने में भी मन करेगा। कई प्री स्कूल वीकेंड पर पेरेंट्स को बच्चों को विजिट के लिए लाने की परमिशन देते हैं। पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, एक और बात है जो मुझे बहुत चुभी। अमित की बहन कह रही थी कि वो अपने दोनों बड़े बच्चों को शहर के स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहती है और वो अब हमारे घर रहेंगे। मुझसे बोला गया कि मैं उनके स्कूल छोड़ने लाने, खाना बनाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लूं। क्या मैं फ्री की नैनी हूँ? अमित कह रहा था कि मुझे खाने के लिए एक्स्ट्रा 1500 रुपए मिल जाएंगे। कहता है, एक बच्चा संभाल रही हूँ तो दो और सही। लेकिन मैं अपने बच्चे को इसलिए पाल रही हूँ क्योंकि वो मेरा है। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न लगे, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी क्यों लूं मैं? ऊपर से उसने कहा कि घर की प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम ट्रांसफर कर देगा ताकि उसके बच्चों को स्कूल एडमिशन में दिक्कत न हो। मुझे तो लग रहा है इसका दिमाग खराब हो गया है। एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो वापस कैसे आएगी? रिया और सुमन एकदम चुप हो गईं। ऐसी बातें तो सोशल मीडिया पर पड़ी थी, पर रियल लाइफ में ऐसा पूजा के साथ हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। पूजा ने पानी के 2 घूंट और लिए और बोली, रिया, मैंने अमित से कह दिया है, अगर घर ट्रांसफर करना है तो पहले मुझे मेरी रिनोवेशन की कीमत चुका दे, वरना मैं सीधा डिवोर्स लूंगी। 4 लाख रुपए मैंने लगाए थे उस घर को ठीक कराने में। अपनी सारी सेविंग्स उसने इस घर परिवार में झोंक दी थी। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं डिवोर्स लूंगी। कम से कम मेरी मेहनत के पैसे तो वापस मिलेंगे। रिया, देखना, मेरे लिए कोई अच्छा सा रेंट पर घर मिल जाए तो बता देना। जिस रफ्तार से सब बिगड़ रहा है, लगता है रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पूजा अब खुद भी इस रिश्ते में सिर्फ बोझ महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया था कि अमित अब दूर हो गया है और अब तो बिल्कुल बेरुखा हो चुका है। अब दिल इतना टूट चुका था कि पूजा ने पहली बार खुद डिवोर्स के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया था। चूंकि घर शादी से पहले अमित ने खरीदा था, पूजा को उसका हिस्सा नहीं मिल सकता था, लेकिन रिनोवेशन का पैसा तो उसका हक था। अभी जो सब हुआ है उसमें उसकी बेरुखी ने मेरा दिल तोड़ दिया। पूजा की आंखें लाल हो चुकी थी। रॉय बहनों ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, लेकिन पूजा से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उसने ऐसे इंसान से शादी की। उसे भी लगता था कि वो एक अच्छा इंसान है, पर अब समझ आ गया था वो असल में कितना गिरा हुआ इंसान है। पूजा ने कहा, लेकिन हर मर्द अमित जैसा नहीं होता। सुमन, मेरी शादी फेल हुई है इसका मतलब ये नहीं कि तू शादी से डरने लगे। अगर तू ऐसा सोचने लगी तो मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। उसे याद था कि रिया की बेस्ट फ्रेंड सुमन अब भी सिंगल है और उसके घरवाले शादी के लिए प्रेशर बना रहे हैं। सुमन मुस्कुरा के बोली,
मुझे पता है कि दुनिया में हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं। मैं तो बस वो इंसान चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करूँ और जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजार सकूँ। तेरी शादी का मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, पूजा। लेकिन अब मैं ये जरूर देखूंगी कि जिस लड़के से शादी करूँ, उसकी फैमिली कैसी है। सुमन की माँ हमेशा कहती थी कि शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे परिवार और रिश्तेदारों से होती है। सोच समझकर करना चाहिए। सुमन ने एक नजर रिया की ओर डाली और उसकी हिम्मत की तारीफ की। पूजा की शादी फेल हो चुकी थी, लेकिन वो इमोशनल होकर तलाक नहीं ले सकती थी क्योंकि चीकू भी था। उसे खुद की एक पहचान बनानी थी, खुद कमाना था और अमित के बराबर खड़े होने की ताक जुटानी थी। रिया और सिद्धार्थ की शादी पहली ही मुलाकात में हो गई थी। दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। ऐसी शादी के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सुमन जानती थी कि वो खुद कभी ऐसे अजनबी से शादी नहीं कर पाती। फिलहाल तो सिद्धार्थ अमित से लाख गुना बेहतर लग रहा था। कम से कम रिया जब मुश्किल में थी, तो उसने पूरी कोशिश की और कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी उसने रिया के साथ बस 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। बस यही बात सुमन को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। उसे अपनी फ्रेंड के फ्यूचर की चिंता थी। रिया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें अपनी बहन से छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। तभी फोन की घंटी बजी। रिया ने स्क्रीन देखी, फिर चीकू को अपनी बहन की गोद में दिया और बोली, सिद्धार्थ का कॉल है, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। उसे डर था कि कहीं बहन को उनकी सीक्रेट शादी की बात पता न चल जाए, इसलिए वो बुकशॉप से बाहर आ गई। पूजा को लगा शायद अपनी शादीशुदा लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होगी। रिया बाहर आकर रुकी और देखा कि वो काफी दूर है। फिर उसने कॉल रिसीव की। मी सिंह, क्या हुआ? उधर से कुछ जवाब नहीं आया। सिद्धार्थ चुप था। रिया को लगा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, तो उसने फोन कान से हटाया और स्क्रीन देखी। हेलो, आप सुन रहे हो ना? मेरी आवाज आ रही है? हम, सिद्धार्थ ने आखिरकार जवाब दिया। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो रिया कॉल काट देती। मी सिंह, आप ठीक तो हैं? कॉल क्यों किया? सिद्धार्थ खुद नहीं जानता था क्यों कॉल किया। मीटिंग खत्म हुई थी और कुछ फ्री टाइम मिला तो यूं ही कॉल कर डाली। जब रिया ने कॉल उठाए, उसे खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कॉल क्यों कर रहा है। तुम्हारे किसी रिश्तेदार का कॉल या मैसेज आया क्या? आखिर में उसने बहाना ढूंढ ही लिया। हाँ, बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। कुछ पढ़े, बाकी इग्नोर कर दिए। कह रहे हैं कि मैंने जो ट्वीट का जवाब दिया था, उसे डिलीट कर दूं, तो वो पैसे नहीं मांगेंगे। उल्टा बोल रहे हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ। डिलीट मत करना, पब्लिक को उनकी असलियत दिखनी चाहिए। मैं डिलीट नहीं करूंगी। इस बार तो मैं माफ करने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पब्लिकली मुझसे और मेरी बहन से माफी मांगे और वादा करे कि दोबारा हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। सिद्धार्थ ने हल्की सी हम की आवाज की और बोला, अब से वो लोग दोबारा तुझसे पंगा नहीं लेंगे, बाद में भी नहीं। रॉयस को अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। रिया ने अचानक पूछा, तुम लंच कहाँ करते हो? बाहर, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और फिर पूछा, क्यों? मुझे लंच पर इनवाइट करना चाहती हो? रिया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम फ्री हो तो जरूर। तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे पास कुछ देने को नहीं है, तो एक खाना ही खिला दूं। लेकिन कोई महंगा रेस्टोरेंट मत चुनना, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। सिद्धार्थ का मन तो हंसने का था। रिया उसे थैंक यू बोलने के लिए खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन डर रही थी कि उसका बिल ज्यादा न आ जाए। ये थैंक यू था या कोई कॉस्ट कटिंग डील? लंच टाइम में तो टाइम नहीं होता, और आसपास के रेस्टोरेंट्स में भीड़ भी बहुत होती है। अगर सच में मुझे खाना खिलाना है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना और खुद कुछ स्पेशल बना देना। लेकिन इतना भी मत बना देना कि हम खा ना पाएं। अब तो सिद्धार्थ ने मन बना लिया था, अजय को अब से टिफिन नहीं जाएगा। आखिर क्यों अपनी बीवी का खाना किसी और को दे, चाहे वो कजिन ही क्यों न हो। अगर अजय को भी होममेड खाना चाहिए, तो खुद शादी करे और बीवी से बनवाए। अगर अजय को सिद्धार्थ की ये बात पता चलती, तो वो जरूर कहता, ओहो, सिद्धार्थ भाई को तो जलन हो रही है। हाँ हाँ, कुछ वक्त पहले तक सिद्धार्थ कहता था कि उसे जलन जैसी कोई चीज नहीं होती, अब देखो, खुद ही फील कर रहा है।
रिया मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, आज जल्दी घर आकर कुछ स्पेशल बनाऊंगी। थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क, सिद्धार्थ ने सीरियसली कहा। वो ऐसा आदमी नहीं था जो मानता कि बीवी का फर्ज है खाना बनाना। इसलिए जब रिया खुद से ऑफर कर रही थी, तो वो दिल से आभारी था। दोनों काम करते थे, और कोई किसी से कम नहीं था। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए दोनों का साथ निभाना जरूरी होता है। फोन कॉल 5 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। फोन रखते ही सिद्धार्थ कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर डेस्क पर रखकर खुद से बड़बड़ाया, क्या मैं पागल हो गया हूँ? अभी क्या कर दिया मैंने? फुर्सत में था तो अचानक रिया को फोन कर दिया। ये उसकी आदत नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी। तभी फोन फिर से बजा। सिद्धार्थ ने तुरंत उठाया, सोचा शायद रिया का कॉल होगा, लेकिन नंबर अनजान था। हल्की सी मायूसी हुई, मगर उसने उसे झटक दिया और कॉल उठा लिया। सिद्धार्थ। आवाज में नखरे और बनावट दोनों थे। सिद्धार्थ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने बिना एक शब्द कहे कॉल काट दी। फिर उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो कॉल सोनम मार्टिन का था। इस लड़की को उसका नंबर आखिर मिला कहां से? अर्जुन। अर्जुन तो सोनम और सिद्धार्थ के रिश्ते के खिलाफ था। जब भी सोनम ऑफिस के बाहर ड्रामा करती, अर्जुन या उसकी वाइफ खुद आकर उसे ले जाते। तो फिर किसने दिया उसका नंबर? सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि उसे किसने धोखा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां जरूर दी। उसे सोनम की ये पब्लिकली इजहार ए मोहब्बत और ओपन चेज बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वैसे भी थोड़ा ठंडा और रिजर्व टाइप का इंसान था। दादी कहती थी, परिवार के लिए तो ठीक है, लेकिन प्यार के मामले में तू पूरा लकड़ी का ढेर है। अगर दादी मदद नहीं करती, तो सिद्धार्थ शायद पूरी जिंदगी सिंगल ही रह जाता। रिया ने फोन अपनी जीन्स की पॉकेट में रखा और वापस दुकान की ओर जा ही रही थी कि उसने देखा पूजा बाहर आ रही थी। पूजा, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, ताकि हम सबके लिए खाना बना सकूं। बाहर का खाना मत मंगवाना, ज्यादा खाओगी तो हेल्थ को नुकसान होगा। रिया, जरा चीकू का ध्यान रखना। रिया ने बहन को रोका नहीं, बस यही कहा कि रास्ते में ध्यान रखना। पूजा ने आज अपनी नई कार नहीं निकाली थी। हमेशा की तरह अपनी ही बाइक से आई थी, क्योंकि उससे चलना ज्यादा आसान और तेज था, और ट्रैफिक में भी नहीं फंसती। पूजा, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। वो नहीं चाहती थी कि पूजा अपने पति से मिले घर के खर्चे का इस्तेमाल उन पर करे, इसलिए रिया ने कुछ पैसे भेज दिए। पूजा अपनी ही बाइक से मार्केट निकल गई। वैसे भी उसके पास खुद के पैसे थे, बहन के लिए खाना बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। पूजा को जाते हुए देखकर रिया वापस दुकान में आई। चीकू इससे पहले भी यहाँ आ चुका था और सुमन को भी जानता था, इसलिए माँ के जाने पर न तो रोया और न ही परेशान हुआ। हाँ, वो दुकान में इधर उधर घूमने लगा, किताबें और पेन छूता रहा, उसे सब कुछ नया और दिलचस्प लग रहा था। तुम्हारे हबी का फोन था। सुमन ने आंख मारी, जरूर मिस कर रहे होंगे तुम्हें, तभी काम के बीच कॉल किया। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि मेरे लालची रिश्तेदारों ने मुझे फिर से कांटेक्ट किया या नहीं। सुमन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तो मतलब साफ है, तुम्हारी फिक्र करते हैं। रिया, अब तो सच में जरा सीरियसली सोच लो मिस्टर सिंह के बारे में। मुझे लगता है वो इंसान बुरा नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं, रिया ने जवाब दिया। सिद्धार्थ अब तक उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था और उसे अपने करीब आने से रोकता रहता था। रिया भी जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी, बस सब कुछ वक्त के साथ छोड़ दिया था। सुबह वाली हल्की सी किस याद करके उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उस पल को आगे नहीं बढ़ाया था, और यही उसे थोड़ा अजीब लेकिन प्यारा भी लगा। उसे लगा जैसे उसने कोई मासूम हीरा पा लिया हो। इस उम्र में ऐसा इनोसेंट लड़का मिलना मुश्किल था। शायद इसी वजह से दादी ने सिद्धार्थ की शादी के लिए इतना सब कुछ किया, वरना उसके जैसे रिजर्व और ठंडे मिजाज वाले इंसान को शादी करने में 50 साल लग जाते। सुमन, लड़कों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? क्या बात है, तुम अपने हबी को कुछ देना चाहती हो? उसने मेरी बहुत मदद की है, तो सोचा कुछ थैंक यू गिफ्ट दे दूं। सुमन ने एक्साइट होकर कहा, मैंने देखा है, मेरी मम्मी पापा के लिए अक्सर कपड़े, टाई, घड़ी या जूते खरीदती हैं। और पापा को ड्रिंक पसंद है, तो मम्मी कभी कभी बढ़िया शराब भी लाती हैं। मुझे उसके साइज के बारे में कुछ पता नहीं,
और वो हमेशा ब्लैक कपड़े ही पहनता है। मैंने एक बार बोला भी कि कुछ कलर चेंज करो, तो उसका रिएक्शन इतना सख्त था कि मैंने दोबारा नहीं कहा। सीधे बोल दिया, मेरी वार्डरोब से दूर रहो। सुमन हंस पड़ी, तुम्हारा मर्द बाहर से तो बहुत सख्त लगता है, बिल्कुल स्टोन फेस। ब्लैक सूट में तो और भी रौबदार दिखता होगा। मुझे तो लग रहा है वो किसी बड़ी कंपनी का टॉप लेवल ऑफिसर है, जिसके नीचे हजारों लोग काम करते होंगे। तो फिर देखो उसे क्या पसंद है और उसी हिसाब से गिफ्ट दो। रिया उलझन में थी, उसे यही नहीं पता कि सिद्धार्थ को पसंद क्या है। सुमन ने आइडिया दिया, दादी से पूछ लो, वो तो सब जानती होंगी। रिया को आइडिया पसंद आया और उसने तुरंत दादी को कॉल मिलाया। दादी को जैसे ही पता चला कि रिया सिद्धार्थ के शौक के बारे में पूछ रही है, तो उन्हें इस कपल के भविष्य में उम्मीद दिखने लगी। वो खुशी से झूम उठी और रिया को सिद्धार्थ की पसंद नापसंद से लेकर उसके पर्सनल टच की बातें भी बता डाली, यहाँ तक कि उसे किस रंग का अंडरवियर पसंद है, वो भी। सिद्धार्थ के सारे कपड़े टेलर से सिलकर सीधे घर आते थे। दादी ने देखे थे, इसलिए सब जानती थी। रिया, दादी बोली, सिद्धार्थ की पसंद बहुत सिंपल है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बस उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं उसका साइज बता देती हूँ, अगर उसे पसंद नहीं आए तो। बूढ़ी दादी मुस्कुराई, इंटेंशन मायने रखता है, पहनना या ना पहनना उसकी मर्जी, लेकिन मैं कहती हूँ वो जरूर पहनेगा। वो लड़का भले ही इमोशंस छुपाता है, लेकिन बीवी के दिए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने में भी प्राउड फील करेगा। और हाँ, सिद्धार्थ ऑफिस में रोहन पठान के सामने अपनी शादीशुदा लाइफ के फायदों का खूब बखान करता रहता है, ये दादी को मालूम था। दादी की बातों से प्रेरित होकर रिया ने डिसाइड किया कि वो सिद्धार्थ के लिए 2 आउटफिट्स और 2 टाइज खरीदेगी। लेकिन जब रिया ने अपना वॉलेट चेक किया तो समझ में आ गया कि वो सिद्धार्थ की लग्जरी पसंद के हिसाब से शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। रिया हमेशा अपनी औकात में रहकर काम करती थी, न तो कभी झूठा दिखावा किया, न अमीर बनने का नाटक। दोपहर में काम निपटाकर लंच करने के बाद वो बाइक से मॉल की तरफ निकली कपड़े खरीदने। रास्ते में उसने पूजा और चीकू को भी घर ड्रॉप कर दिया। पूजा, हो सकता है आज तुम्हारी फिर अमित से बहस हो जाए, रिया ने कहा। सुबह जब वो दोनों दुकान में बिजी थे, तब अमित ने पूजा को कॉल किया था और पूछा था कि उसके लिए खाना क्यों नहीं बना। रिया ने सुना था कि पूजा ने क्या जवाब दिया। उसे पता था कि अमित कितना बिगड़ा हुआ है और कैसे हमेशा खुद को रॉयल फील करवाने का आदी हो चुका था। कुछ पल चुप रहकर पूजा बोली, अब जब मैंने ये कदम उठाया है, तो बहस से डरने का सवाल ही नहीं उठता। रिया, अगर कभी तलाक की नौबत आ जाए और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो, तो तुम साथ देना। लेकिन चिंता मत करना, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। पूजा को रिया की फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन वो साफ थी, वो उधार लेगी, मुफ्त में कुछ नहीं लेगी। और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सब कुछ लौटा देगी। पूजा, ऐसी बातें मत कहो, तुम्हारा मसला मेरा भी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और सिद्धार्थ ने भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो उससे मदद मांग लेना। हाँ, वो अमित से डील करना पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए। अपना घर बसाओ, मेरी गलती मत दोहराना। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने अमित की बातों में आकर जॉब छोड़ दी और हाउसवाइफ बन गई। सब झूठ था, मैं उसकी कदर करती हूँ, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने पूजा को उसके घर छोड़ा और जोर देकर कहा कि वो ऊपर तक साथ चलेगी। अगर अमित ने कोई बदतमीजी की, तो रिया उसे छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ ही मिनटों में पूजा ने दरवाजा खोला और रिया और अपने बेटे को लेकर घर में दाखिल हुई। चीकू रास्ते में ही सो गया था। अब तक कहाँ थी? इतने देर से क्यों आए हो? मैं तो, ओह, रिया, तुम भी आए हो। अमित एप्रन पहने, हाथ में चम्मच लिए किचन से बाहर निकला। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वो पूजा पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी साली को देखा, उसकी आवाज गले में अटक गई। अमित, तुमने अभी तक लंच नहीं किया? रिया ने जानबूझकर पूछा। अमित ने अपनी पत्नी को घूरा, लेकिन पूजा ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने बेटे को गोद में उठाकर कमरे में चली गई। अमित ने बहन के सामने शिकायत की, रिया, देखो तुम्हारी बहन को।
बस बेटे की फिक्र रहती है, घर में और कोई काम नहीं करती। मैं खुद ही खाना बना रहा हूँ। फिर बीवी रखने का क्या फायदा? रिया का खून खौल गया। अमित ने उसकी बहन से शादी की थी या उसे नौकरानी बना लिया था? जीजा जी, तुम मेरी बहन से आधा आधा खर्चा बांटने की बात कर रहे हो जबकि उसकी कोई नौकरी भी नहीं है। वो पूरे दिन घर पर रहकर तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर रही है, और तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती कि उससे गुड टच की बात कर रहे हो? फिर पति होने का क्या फायदा? तुम हर समय कहते हो कि मेरी बहन कुछ नहीं करती, तो उसने आज तुम्हारी बात मान ली, कुछ नहीं किया। ओह हाँ, उसने फिर भी आधा काम किया है। कम से कम सामान तो वही खरीद कर लाए, पास्ता साफ किया और पानी भी उबालने को रख दिया। अब बस पकाना तुम्हें है। अमित कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रिया ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जीजा जी, क्या तुम्हें लगता है घर अपने आप साफ हो जाता है? चीकू अभी छोटा है, वो जब खिलौने से खेलता है तो पूरे घर में फैला देता है। क्या खिलौने खुद उठकर डब्बे में चले जाते हैं? और तुम्हारा रोज का खाना कौन बनाता है? कपड़े कौन धोता है? क्या मेरी बहन ने ही तुम्हारे लिए तीनों टाइम का खाना नहीं बनाया? तुम बस इस बात से परेशान हो कि मेरी बहन की कोई इनकम नहीं है। लेकिन अगर मेरी बहन घर का इतना अच्छे से ख्याल न रखती, तो क्या तुम आराम से नौकरी कर पाते? ये घर तुम दोनों का है। मेरी बहन घर की जिम्मेदारी निभा रही है और तुम बाहर की। सिर्फ इसलिए कि वो कमाई नहीं कर रही, तुम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रही। असल में, उसका काम तुमसे भी ज्यादा मुश्किल है। चलो एक दिन रोल एक्सचेंज कर लो, तुम घर संभालो, खाना बनाओ, बच्चे को देखो, सफाई करो, और मेरी बहन बाहर जाकर काम करे। शादी से पहले पूजा की सैलरी अमित से कुछ कम नहीं थी। अमित बार बार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन रिया के तर्कों के आगे चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने बेमन से कहा, रिया, मैंने तो बस एक लाइन बोली थी और तुमने पूरा भाषण दे डाला जैसे मैं तुम्हारी बहन को मारता हूँ। और तुम दुकान की इतनी तारीफ करती हो, अगर धंधा नहीं चल रहा तो दुकान बंद कर दो और किसी कंपनी में नौकरी पकड़ लो। सिद्धार्थ इतनी बड़ी कंपनी में है, उससे कहो ना तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ कर दे। महीने के कुछ हजार ही सही, कम से कम स्थिर आमदनी तो होगी। रिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरे पैसे की चिंता छोड़ो। मैं अपने खर्चों के लिए काफी कमा लेती हूँ, और थोड़ी बचत भी होती है। मैं खाना बना रहा हूँ। अमित बुदबुदाता हुआ किचन में चला गया। रिया ने गहरी सांस ली। फिलहाल पूजा तलाक के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसे अमित को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन जिस दिन पूजा नौकरी कर लेगी और तलाक की तैयारी करेगी, उस दिन रिया अमित की ऐसी खबर लेगी कि याद रखेगा। रिया पूजा के कमरे में गई तो देखा कि वो चीकू को गोद में लिए चुपचाप बैठी है। साफ था कि पूजा सब सह रही थी सिर्फ अपने बेटे की खातिर। दरवाजा खुलने की आवाज पर पूजा ने सिर उठाया, रिया को देखा और धीरे से उठकर बोली, रिया, तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। मेरी फिक्र मत करो, जब तक मैं पूरी तरह उससे हार नहीं मान जाती, मैं खुद को संभाल लूंगी। तुम सिद्धार्थ के लिए गिफ्ट खरीदने जा रही थी ना? अब निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और अगर उसने हाथ उठाने की भी हिम्मत की, तो मैं उसे बख्शने वाली नहीं। पूजा ने सिर हिलाया। पहले वो अमित से प्यार करती थी, इसलिए सब सहती रही। लेकिन अब सिर्फ निराशा बची थी। फिलहाल वो बस बेटे की खातिर ये सब झेल रही थी क्योंकि उसके पास अभी चीकू की कस्टडी लेने की ताकत नहीं थी। लेकिन जिस दिन वो खुद को संभाल लेगी, उस दिन अमित कुछ नहीं कर पाएगा। रिया उसकी बात मानकर निकल गई। रिया के निकलते ही अमित एक डिश बनाकर किचन से बाहर आया। जब उसने रिया को जाते देखा, तो फॉर्मेलिटी में पूछा, रिया, लंच कर लिया? हाँ, रिया ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और चली गई। अमित ने पूजा द्वारा तैयार बाकी सामान को छुआ तक नहीं और सिर्फ एक डिश बनाई। उसने सब्जी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, टेस्ट किया, और तुरंत थूक दिया। स्वाद उसके टेस्ट के लायक नहीं था। वो खाना तो बिल्कुल बेस्वाद और मीठा था। मीठा, ये कैसे हो सकता है? क्या उसने नमक की जगह चीनी डाल दी? अमित तुरंत किचन में गया और मसालों के डब्बे चेक करने लगा कि कहीं उसने चीनी को नमक तो नहीं समझ लिया।
सारे डब्बे एक जैसे थे, तो जाहिर है गलती हो गई थी। शादी से पहले उसकी माँ खाना बनाती थी और शादी के बाद दोनों बहनों ने संभाल लिया। जिंदगी में उसने कभी खुद से खाना नहीं बनाया था। अब जब खुद बनाया तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी, बेस्वाद होना तय था। उसने उबले हुए पास्ता की तरफ देखा। पूजा ने मापकर सब कुछ तैयार कर दिया था, इसलिए वो कम से कम खाने लायक था। लेकिन अमित जैसा बिगड़ेल आदमी बिना स्वाद और फ्लेस के सिर्फ सादा पास्ता नहीं निगल सकता था। फिर उसे गुस्सा आने लगा। आधा दिन काम करने के बाद वो घर लौटा और टेबल पर खाना नहीं था। ऊपर से जब उसने कमरे में जाकर देखा कि पूजा फोन चला रही है, तो उसका पारा और चढ़ गया। गुस्से में उसने पूजा के हाथ से फोन छीनकर फेंक दिया। फिर उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीट दिया और उस पर लात घूंसे बरसाने लगा। वो चीख चिल्ला भी नहीं रहा था क्योंकि चीकू गहरी नींद में सो रहा था। पूजा अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने भी पूरी ताकत से जवाब देना शुरू किया। अमित मर्द था और उसने अचानक हमला किया था, तो शुरुआत में पूजा को झटका लगा, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसे याद था, उसकी एक पुरानी साथी ने कहा था, अगर कभी पति पत्नी में पहली बार हाथापाई हो, तो औरत को हर हाल में जीतना चाहिए, वरना मर्द की हिंसा की आदत बन जाती है। घरेलू हिंसा में या तो कुछ नहीं होता, या फिर बार बार होता है। अमित ने जब फिर एक मुक्का मारा, तो पूजा ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से काट लिया। अमित दर्द से चिल्ला उठा। उसने दूसरे हाथ से उसके बाल खींचे, लेकिन जितना ज्यादा उसने खींचा, पूजा उतना ही गहरा काटती रही। पूजा, छोड़ो, छोड़ दो यार, दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं, अमित चिल्लाया। उसने बाल खींचना बंद किया और पूजा को पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पूजा को छोड़ा, पूजा उस पर टूट पड़ी। शादी के बाद और मां बनने के बाद पूजा ने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया था। वजन बढ़ गया था कम से कम 70-80 किलो। उसने पूरी ताकत से खुद को अमित पर गिरा दिया, जैसे कोई चट्टान गिर गई हो। अब खेल पलट गया था। पूजा ने गहरी सांस ली और दोनों तरफ से उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ मारे। जितनी बेरहमी से अमित ने मारा था, पूजा ने भी वैसी ही ताकत से जवाब दिया। जब तक अमित के मुंह से खून नहीं निकल आया और वो चिल्लाने नहीं लगा, तब तक वो नहीं रुकी। फिर पूजा उठी, हाँफते हुए किचन में गई और एक बड़ा चाकू उठा लिया। अब तक अमित जमीन से उठ चुका था और अपने माँ बाप और बहन को फोन कर रहा था, कह रहा था कि उसने पूजा को सबक सिखाया, लेकिन अब पूजा हिंसक हो गई है। लेकिन जैसे ही उसने पूजा को चाकू लेकर उसकी तरफ आते देखा, उसकी जान हलक में अटक गई। अब वो शिकायत करना भूल गया और घर के अंदर ही दौड़ने लगा। पूजा उसे चाकू लेकर दौड़ा रही थी। आखिर में Kisi taraha maka pakara amita gara se bahara baga nakala.